आज की क्लास में हम देखेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन्स, आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। थ्योरी में है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आर्हेनियस ने एक बात कहा था कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो तो कैसे होता है, उस रिएक्शन के होने के कारण क्या है, और कोई रिएक्शन हो रहा हो तो फिर संभव कैसे कि वो रिएक्शन हो जाती है। तो उन्होंने एक अपना कोलिजन थ्योरी दिया। आर्हेनियस बहुत सारे काम किए हैं, आपको याद रखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें पढ़े। आर्हेनियस का नाम पहले भी जानते हो आप लोग। तो विज्ञान जब डेवलप हो रहा था ना, उस टाइम की कहानी इसकी शुरू होती है, और वहीं से ये बहुत बड़ा लेवल लेके चलता है। तो आर्हेनियस ने कुछ कहा है, उस पर ध्यान देना। पहली बात, 3 बातों पे ध्यान देना, एकदम एग्जैक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये नियम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली बैठ जाएगा। कोई रिएक्शन हो रहा है तो कहता है ये कि रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारक की अणुएं जो है आपस में टकराती हैं। समझ रहे हैं? मैडम से शादी तभी हुई मेरे, वो आपस में टकराए, कहीं ना कहीं मिले, कहीं से, है ना? ठीक, ये जरूरी था। नहीं मिले किसी न किसी तरह से तो फिर पॉसिबल ही नहीं था, तो एक टकराना जरूरी है। दूसरा, टकराना ठीक है पर सही दिशा में टकराना चाहिए। ठीक, दूसरा लाइन। तीसरा, सही दिशा में टकराने पर भी रिएक्शन नहीं हो सकता यदि वो इतनी एनर्जी लेकर न टकराए कि रिएक्शन हो जाए। सिंपल। हथौड़े से पत्थर फोड़ रहे हो और पत्थर का फूटना एक रिएक्शन है, मान लेते हैं। रिएक्शन तो है नहीं, भौतिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहली क्या चीज है? हथौड़ा लोहे से, सॉरी, लोहा यानी हथौड़ा पत्थर से टकराए, जरूरी है। सही दिशा में टकराना भी जरूरी है। ये नहीं कि कहीं से भी ठोक दिया, पत्थर बोलता है कि मैं तो नहीं टूटूंगा। ठीक। उसके बाद उसके टकराने से ऐसे सही दिशा में भी टकरा रहे, यूं जाके यूं चूम के आ गया तो फिर थोड़ी होगा। उसको एक सही एनर्जी के साथ टकराना होगा तो रिएक्शन होगा, यस, टूटेगा। बस वही 3 बातें नॉर्मल थी। चौथी बात यह है कि अगर वो टकराती है, सही एनर्जी के साथ टकराती है, तभी जाकर के एक सक्रिय संकुल बनता है, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वो एनर्जी पार्ट को, बैरियर को तोड़ता है, और वो फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यही लाइनें यहां पर आपको देखने को मिलता है। अणुएं आपस में टकराती हैं, अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती हैं, तभी अभिक्रिया होता है। फिर कहता है कि अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। तीसरी बात कहता है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो सक्रिय संकुल यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकें। क्लियर? यस सर। अब जो समझने वाली बात यह है कि इसके बाद की बात बहुत बड़ी बात है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन भी गया, लेकिन उसे एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। और ये एनर्जी बैरियर क्या होता है कि एक होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है, इसको जरा समझेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक पर्दा, एक दीवार है, ठीक है? ये दीवार है। दीवार में यहां पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक पत्थर उछाल रहा है। ये पत्थर इस दीवार यहां पर हमको डालना है, उस पर भेजना है। ये उछाला, यहीं पे आया, गिर गया, यहां पे उछाला, यहां पे गिर गया। तो आप ये समझो कि कहीं से भी अगर टकराओगे तो आपको इतना तो कम से कम हो कि भी यहां तक तो उछल जाए। हाँ, उसके पास एनर्जी होगी तो उतना तक उछाल सकता है। हम कहेंगे ओके ठीक है, लेकिन अब बोल रहे सर इसकी तो एनर्जी बहुत ज्यादा है कि वो यहां तक उछाल सकता है। वो तो होगा ही रिएक्शन, परंतु इस जगह के उछाल तक की एनर्जी कम से कम उस प्रक्रिया के लिए जरूरी है, लेकिन उससे थोड़ी भी कम हुआ तो नहीं हो सकता। तो वो जो बैरियर पॉइंट है ना, अवरोध पॉइंट है ना, उतनी एनर्जी भी है उस बैरियर से थोड़ा सा ऊपर, तो समझ लो वही एनर्जी जो है उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा कहलाती है। उससे ज्यादा हो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कार है कि वो चढ़ जाए पहाड़ तक, कैसे भी करके चढ़, अरे हाय चढ़ गए यार, नहीं तो हमारी लाले पड़ जाते हैं। इतनी एनर्जी तुम्हारी कार में, ओके ठीक है। लेकिन अगर पता चलता है कि वो वहीं पे अब नहीं,
तो और उससे ज्यादा पावरफुल है, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चढ़ भी गया ना तो भी खुश हो, यस। लेकिन नहीं चढ़ा तो दुख का कारण बन गया। तो वही किसी रिएक्शन के होने पर वही जो एनर्जी, जितनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मैं एक एनर्जी के बारे में बात करूंगा। अब बात करूंगा मैं यहां पे, थोड़ी बातों को समझना। लिखा हुआ है अभिकारक अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल का निर्माण तब तक नहीं करती है जब तक कि इतनी ऊर्जा न हो जाए कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। इस बात को समझने के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं। यहां पर हम एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। एनर्जी, यहां पर बात करते हैं अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये ऊर्जा जरा समझेंगे। उत्पाद और अभिकारक की ऊर्जा बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये नहीं कि अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है उत्पाद से या अभिकारक की ऊर्जा कम है उत्पाद से, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकता है। नॉर्मली वो रिएक्शन ज्यादा आसानी से संपन्न होता है जिसमें अभिकारक की एनर्जी उत्पाद से ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर होता है। सिंपल सी, आपके शरीर को खाना नहीं मिला 3 दिन से, एनर्जी बहुत कम है, पापा बोले बेटा उधर जो पत्थर रखा ना उधर करके आ जा, और मम्मी बोली बेटा एक काम कर सब्जी लेके आ जा। आप जाना पसंद करोगे कि सोना पसंद करोगे? सोचो, हाँ, आराम करना पसंद करोगे? अब ये हुआ कि पापा ने एक आदेश दिया, जितना खाना है खाओ, दिन रात सो। पसंद करोगे? पसंद करोगे? दिन रात खाने पीने का सब कुछ अवेलेबल दे दिया, सब कुछ दे दिया, और दिन रात सोते रहो, ना टीवी देखना, कुछ नहीं, एनर्जी बिल्कुल यूज नहीं करना। टीवी देखने में भी एनर्जी लगती है, मोबाइल देखने में भी एनर्जी लगता है, ठीक है, कोई एनर्जी यूज नहीं करना, बस ऐसे ही पड़ा रहो, हाथ पर नहीं हिलाना। क्यों? अबे एनर्जी सेव कर रहा है तो क्या होगा? क्या वो आदमी सीधा रहेगा? हाँ, पहले तो ये है कि यार टीवी तो चालू कर सकता हूँ यार, कम से कम इतना तो खाना पीना लो, वो भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो भी करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लॉस होगा, और तुम्हारा सोचना भी नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं ला के दे रहा हूँ। तो क्या होता है, जिसके पास एनर्जी होती है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, समझे? वो कुछ ना कुछ करेगा। अब उसको बोलोगे ना बेटा तू जा सब्जी ले आ, यार कम से कम कुछ तो मिला भाई, यस सर। बच्चा क्यों इतना मेहनत करता है, इतना खेलता कूदता है? वो अपनी एनर्जी को यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी सही शेप में आती है। आपके दिमाग चिलबलाते रहता बिना खेले, ठीक है। अब ये अलग बात है कि मोबाइल में खो गए, उन बच्चों की स्वास्थ्य बहुत बुरी हद तक प्रभावित हो रहा है, ये जानते हो। तो क्या होता है, जब एनर्जी है तो खर्च करना चाहेगा, तो यही कुदरत का नियम है। तो आप समझो, तो मैंने कहा अगर अभिकारक की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो उत्पाद की ओर जाना चाहेगा, यानी कम एनर्जी की तरफ जाना चाहेगा। वो क्यों खेल रहा था? क्योंकि अपनी एनर्जी को डाउन करना चाह रहा है। यस सर। बस इतना ही कहानी है, मैं इसी में चलता हूं। तो अब ये मान के चलते हैं, मैं दो एनर्जी, ये एनर्जी की हाइट है ना, जो चीज ऊपर लिखूंगा उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसको नीचे लिखूंगा एनर्जी कम है, ओके। दूसरी बात है, इधर लिखूंगा तो अभिकारक है, उधर लिखूंगा क्योंकि प्रोग्रेस होकर क्या बनाएगा, उत्पाद ही बनाएगा, तो उत्पाद है। तो चलिए मैं यहां पर यह कहता हूं कि एक इतनी एनर्जी में रिएक्टेंट है और इतनी एनर्जी में प्रोडक्ट है, ठीक। तो रिएक्टेंट जो है ये आर रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये अभिक्रिया, ये ऊर्जा लेगा। अब मैं इसको उत्पाद तब बनेगा, देखिए मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है, यस। अगर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी को रिएक्शन कर ले तो सीधा सीधा प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा, ओके। सोडियम को पानी में मिलाओ तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ सोडियम की, हो गया।
जिंक धातु को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाओ, रिएक्शन हो गया, उसे अलग से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोयले को ऑक्सीजन के पास रखो, पेट्रोल के ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, घर की गैस है, खोल दो, ऑक्सीजन मिल रहा है, रिएक्शन नहीं होती है। उसे एक एनर्जी की जरूरत है, इतनी ऊर्जा चाहिए जिससे वो एनर्जी बैरियर को पार कर ले। तो क्या होगा, तब उसके लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम उसे ऊर्जा देंगे। अब इसको जैसे जैसे एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने पर जब वो ऊर्जा अवरोध को पार करता है, यानी इतनी ऊर्जा इसके पास आ जाए कि अब वो रिएक्शन कर सके, तो तब जा करके फिर वो आकर के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यस, तब वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो क्या हुआ, उसे इतनी एनर्जी लेनी पड़ी बाहर से, पेट्रोल को, तो ये जितना उसको लेना पड़ा वह एनर्जी कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रिय ऊर्जा। उसको सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो उसके पास एनर्जी बैरियर था। पेट्रोल को इसलिए लेके गाड़ी में घूमते रहते हो कि एनर्जी बैरियर, गैस को इसलिए लेके घूम पा रहे, एनर्जी बैरियर, इस एनर्जी से कम हो तो वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल। हाँ, यहां पे गैस छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा वाला नहीं कह रहा था, तो छोड़ दो, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर कहीं से चिंगारी आ गई, यानी इतनी गर्मी, चिंगारी में कितनी टेम्परेचर होती है, 2500 से लेकर के 3000 टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस का। और गैस को क्या चाहिए, लगभग वही कितना 1000-1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चिंगारी क्या जल उठती है, और वो भी गैस आराम से, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। आपको बताया था गैस, कोई भी रिएक्टेंट अगर गैसी रूप में है तो तेजी से रिएक्शन करेगा, द्रव रूप में तो थोड़ा धीमी करेगा, ठोस है तो बहुत कम करेगा, क्योंकि आपको बात पता चल गया, पहले से मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कौन करती है। यस, तो समझने वाली बात है कि उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो रिएक्शन कर लेगा। तो उतनी एनर्जी चाहिए, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी के साथ वो नहीं कर पा रहा था, इस एनर्जी के नीचे नहीं कर पा रहा था, तो ये कहलाएगा इसका थ्रेशहोल्ड एनर्जी, E0। मतलब इसकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम था, किसका, रिएक्टेंट का, इसलिए मतलब उस अभिक्रिया के थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम था, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो इससे अगर कम होती तो डायरेक्ट रिएक्शन कर जाता, या इसके बराबर होती तो भी रिएक्शन कर जाता। बात समझ में आई? यही है जो जानने वाली बात है। तो जो ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी से, यानी कि देहली ऊर्जा से कम होने के कारण उसे ऊर्जा लेना पड़ा। कितना करना पड़ा, उस अभिक्रिया के लिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर आने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ा। उस एनर्जी को कहेंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसको एक्टिवेट होने के लिए कितनी एनर्जी, समझ मेरी बात। अगर अभिकारक की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम है तो उसे ऊर्जा लेना पड़ेगा, यानी कि हमें देना पड़ेगा। और वो जो एनर्जी लेती है उस एनर्जी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और जो उसके पास एनर्जी है उसकी खुद की एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जो भी आप कह सकते हैं। यस, तो एनर्जी 3 प्रकार का आपको देखने को मिला। फर्स्ट, रिएक्टेंट के पास है रिएक्टेंट की एनर्जी, जिसको इंटरनल एनर्जी कह सकते हो। सेकंड, रिएक्शन के लिए जो एनर्जी जितनी जरूरत है तो वो क्या कहलाएगा, उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए। और जितना उसको लेना पड़ता है, ये कौन लेता है, जिसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होती है उसी को लेना पड़ता है, बाकी सबको लेना नहीं पड़ता एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, तब इससे पता चला कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, समझना मेरी बात, जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उसका उतना धीमा होगा, उसको उतना ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक, पेट्रोल को जलाते हो तो हल्की सी आग लगे तो जल उठता है, लेकिन नारियल तेल या सरसों का तेल जलाते हो तो काफी एनर्जी देने पड़ते हैं। यस, तो इसका मतलब है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा आपको एक्टिवेट करने के लिए। कोयले को जलाते हो और ज्यादा एनर्जी लगता है, उसके लिए फिर और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। ये बातों को ना थोड़ा समझना है, जो लिखते हो ना उसको समझना है। ऐसा नहीं लिख लिया यार, याद हो गया यार, लिख दे यार, तुम कभी भी 100% पास नहीं हो सकते। फिर 100% पास होने का एक ही तरीका है कि उस चीजों को अपने अंदर समाहित करो तो होगा। चलो ये क्लियर हो गया? तो हमने समझ लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस कहां पे दिखाई दे रही है। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उतना ही वो अभिक्रिया धीमी होगी, क्योंकि उसको एनर्जी लेना पड़ा, बहुत सारी एनर्जी खुद ले रहा है एक्टिवेट होने के लिए। कोयला जलता है,
एक बार चलने के बाद जलता है, तो जो पहले जल रहा होता है वो जो नहीं जल रहा होता है उसको एनर्जी देते रहता है, तो कुछ एनर्जी वहां भी तो खर्च हो रहा है, समझे? तब क्या हुआ, अगर वो एक बार जल गया सो जलते रहता, हम तो बोल रहे हैं वैसे ही, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी पुराने कोयले, जो नया कोयला है उसको मिलते रहता है, तब वो नया कोयला जलना शुरू होता है। यस, फिर वो एनर्जी वो भी रिलीज करता है, फिर वो नए को फिर एक्टिवेट करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिलीज हुई एनर्जी से भी लेता है, याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये बातें। तो क्या हुआ, बात समझ में आई? तो इसको रिएक्टेंट लिख लेना, रिएजेंट लिख लेना, इसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद लिख लेना। अब देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, बोलो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम, इतना जहाज बढ़ा के रखता है। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर एनर्जी किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट बनाता है प्रोडक्ट और कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। यस, तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो इसके बीच का डिफरेंस है, डेल्टा ई, जो कि नेगेटिव फॉर्म में है। यस, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकला ना। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी क्रिया, करेक्ट। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, R इज इक्वल टू पी डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी, यस, नेगेटिव Q जो भी है, ओके। तो ऊर्जा का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, यानी ऊर्जा निकल रहा है। बात समझ में आई? अगर इसी चीज को लिए आपको पूछ दिया कि ऊष्मशोषी के लिए लिखो, इसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? चलिए, ये आर्हेनियस का नियम है, आप इसको ठीक से समझिए, बिल्कुल बात याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। मैं पहले क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अभिकारक के अणु में आपस में टकराती हैं, उपयुक्त दिशा में टकराती हैं। उपयुक्त दिशा में टकराने से भी रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो सक्रिय संकुल बना सके। और अगला चौथा, सक्रिय संकुल तभी बना सकता है जब वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। सिंपल 4 लाइनें। यस, ये थ्योरेटिकल है। तो ये हो गया। अब मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूं, जो हमने अलग अलग शब्द जो पढ़े थे उनको मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस सब के बारे में बात करा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसी अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए। अच्छा, यहां पर मैं एक लाइन पे थोड़ा सा और बात बहस कर दूं। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या चीज है? ई रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी है, तब जाकर के क्या बना? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहता वही एक्टिवेशन एनर्जी लेगा। यस, अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो क्या बोलूंगा? ई नॉट माइनस ई आर, होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला आकर के यूज होगा। मतलब कैलकुलेट में पूछा गया सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस अभिकारक की ऊर्जा। यस, अब यहां पे इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत लंबा पढ़ लिया हम लोग आज कल तक, आपको पता है पूरा चैप्टर कल खत्म हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कल जानबूझ के। ठीक है, लाइट चली गई, अच्छी बात है। तो यहां पर देहली ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं? Yes, sir. देहली ऊर्जा साफ तौर पे लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अणु के पास, यानी कि अभिकारक अणुओं के पास सबसे न्यूनतम एनर्जी उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, लिखा है। तो हमने अभी यहां पर जो देखा उसको जरा समझ लेते हैं। तो क्या क्या देखा, क्या संबंध है यहां पर? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक्टिवेट करना, सक्रिय करना, है ना, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। बराबर आपने क्या देखा सक्रिय ऊर्जा के साथ साथ यहां पे आपने देखा देहली ऊर्जा, बोलो, थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा, फिर माइनस क्या? अभिकारक की ऊर्जा।
करेक्ट? बस इतना ही है, थ्योरी लिखना, ये लिख के आ जाना, ओके? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मन करता है, दिल मचल जाए, तो वो जो ग्राफ बनाए उस ग्राफ को उठा के लिख के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई बात नहीं। हर जगह पे आप डाल सकते हो उस ग्राफ को, क्योंकि वो ग्राफ बहुत काम आएगा आपके लिए। फिर आता है सक्रियण ऊर्जा। यहां पर वही बात कही गई है, क्या लिखा है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। अणु किसका? अभिकारक का, है ना? तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, ताकि वो क्या कर ले? रिएक्शन कर ले। देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। चलो यहाँ पे हम बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें, तो उस एनर्जी को आप समझना, बैरियर को। यस, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लियर हो गई? तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ, और उसका फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया था। क्या लिखा था? एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू E0 माइनस E। आर भी लिख सकते हो आप चाहे तो, उसका पूरा थ्योरी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहां पर सक्रियण ऊर्जा, वहां तो लिखा था क्या? दोबारा क्या लिखोगे? आप जब भी एग्जाम में लिखोगे ये लिख लोगे। फिर आता है ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है? मतलब ऊर्जा अवरोध का सीधा सा परिभाषा अगर देना चाहें तो कह सकते हैं ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह कम से कम ऊर्जा है जिसे पार करने के बाद ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। ये मतलब बोलने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें बोलते हैं। मैंने जितना कोशिश किया कि उसको शॉर्ट बना के आपके सामने रखूं, क्योंकि वो शॉर्ट लाइन ही अगर याद है तो लंबा फेंक सकते हो, ठीक है? तुम्हारी अपनी ताकत से। चलिए, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, तब वो ऊर्जा निकालता है, यानी ऊष्मक्षेपी हुआ। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने पर ऊष्मा निकलती है, गर्म होता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है? सोडियम धातु को पानी में मिलाऊंगा तो वहां पर गर्मी निकलेगी। आप जहां तक जानते हो कि धूप, गर्मी भी निकलती है, लाइट भी निकलता है, विस्फोट भी होता है, सुने? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? ऊष्मशोषी है। ऊष्मक्षेपी है, यानी एक्सोथर्मिक। एक होता है ऊष्मशोषी, जिसमें वो ऊष्मा लेता है, गर्मी लेता है। जैसे ग्लूकोज को पानी में घोलते हो तो ठंडा लगने लग जाता है, तो वो क्या है? एक तरह के ऊष्मशोषी प्रक्रिया में आता है। तो वहां पर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर लंबा लंबा कुछ नहीं, जो लिखा है उसको मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तब होता है जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो क्या होगा? वो उसको लेना पड़ेगा ना, ताकि प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ा सके। बोलो, ऊर्जा लेगा, ये खुद ऊर्जा लेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला बना रहा है तो ऊर्जा लेना पड़ेगा उस कंडीशन में। क्योंकि कोई भी चीज, कुदरत में कोई भी चीज जो है उसी से काम चलता है, याद रखना। इसी को बोलते हैं हम लोग, ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते, केवल रूपांतर। जो है उसी से चलता है काम, ठीक? चाहे पदार्थ के बारे में पढ़े हो आप लोग, कि वो क्या बोलते हैं, ऊर्जा ऊष्मा क्या बोलते हैं, अरे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यस? तो यहाँ पे मास कंजर्वेशन वाला लॉ, ठीक है, वो पढ़े आप लोग। तो उसमें भी बोलते पदार्थ को ना उत्पन्न कर सकते नष्ट कर सकते हैं, उनका ओनली रूपांतरण करते हैं, बस यही है ना कहानी। तो यही है कहानी बस। तो जो भी आपके घर में होगा सामान, मतलब ये है कि अब चावल है आपके घर में, तो चावल से जितने पकवान बनते हो बना सकते हो, लेकिन वो पकवान नहीं बना सकते जिसके लिए और अदर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। घर में तेल नहीं है तो चीला तो नहीं बनेगा। यस? तो समझ में ये बातें। चलो, अब एक शब्द आता है ताप गुणांक। यस? ये ताप गुणांक क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं इसको। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझेंगे, थोड़ा ऐसे समझें। एक मजेदार होता है चीज कुदरत में, बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। कोई रिएक्शन हो रहा है किसी टेम्परेचर पर, मतलब मान लेते हैं हर 1 घंटे में वो डबल हो, चल 1 घंटे में, हर 10 मिनट में डबल हो रहा है उसकी रिएक्शन। उसका एक रिएक्शन मतलब मान लेते हैं हर 10 मिनट में वो 100 ग्राम बनाता है पदार्थ, यानी अभिकारक रिएक्शन करके हर 10 मिनट में 100 ग्राम बनाता है, ठीक है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया तो कितना होगा?
35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वो 100 ग्राम की जगह हर 10 मिनट में कितना बनाएगा? 200 ग्राम बनाएगा। यानी स्पीड क्या हो गई? डबल हो गई। अब समझ में आई स्पीड का मतलब? समझ में? तो क्या होता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया डबल हो जाती है। यानी अगर मैंने 10 बढ़ाया तो पहले वाले से डबल हो गया, अगला 10 बढ़ाया तो इससे डबल हो गया वो। यस और उससे फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 100 का 200, 200 का 400 हो जाएगा। ये बड़ी मजेदार बात है, लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी होता है। बढ़ाते जाओ बढ़ाते, ऐसे में तो आदमी 10-10 डिग्री सेल्सियस 10,000 बढ़ा देगा तो रिएक्टेंट को ही खराब कर डालेगा क्या? एक टेम्परेचर पर तक ही काम बढ़ता है और अभिकारक भी एक टेम्परेचर तक ही काम करता है। ऐसा जैसे आपने देखा, ये अभिक्रिया 650 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये अभिक्रिया 60 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा होता है ना। आप 60 की जगह डबल करने के लिए आप 70 नहीं कर दोगे। आप हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े, या हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए वहाँ पे। तो इसलिए किसी रिएक्शन के साथ लिखा होता है एक निश्चित टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मली हम कहेंगे क्या होता है, डबल हो जाता है। उसी को ताप गुणांक कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ K की वैल्यू T टेम्परेचर पर, K मतलब वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि T में 10 जोड़ नहीं रहा हूं मैं, याद रखना T की वैल्यू जो है यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और यहां पर T की वैल्यू, K की वैल्यू T पर है। यानी ये 25 डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू। यहां पर 300 केल्विन पर है तो ये 310 केल्विन पर है। करेक्ट बात समझ में आई मेरी? तो ये बता रहा है ये, तो ये ताप गुणांक, तो ये वैल्यू जो होता है लगभग 2 से 3 होता है, लेकिन नॉर्मली 2 याद रखना। तो अक्सर प्रश्न आता है इस जगह पे। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2/K1। अगर ये इसकी तुलना में इसकी कोई टेम्परेचर, तो अलग अलग टेम्परेचर पर याद रखना K की वैल्यू किससे प्रभावित होती है? टेम्परेचर से। ये भी प्रश्न आता है, K की वैल्यू प्रभावित होती है टेम्परेचर से। log 2 की वैल्यू याद रखें, न्यूमेरिकल करना है कल, आज भी करेंगे। log 2 की वैल्यू 0.3010, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं शॉर्ट में। जब हम एग्जाम में मेहनत करते हैं ना तो इसमें कर लेते हैं, और जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसमें करते हैं। दूसरा है log 3 की वैल्यू 0.4771, यस, यानी कि 0.477 यानी कि 0.5 के आसपास। यस, इसी तरह से अगला है 0.4 की वैल्यू 0.602, ये से जस्ट डबल। ठीक, यानी कि अब वैल्यू कितना हो गया? 6.6। यस, इसके बाद एक वैल्यू और याद रखिएगा 5 तक का 0.6990, यानी कि किसके बराबर? 7 के बराबर। यस, तो याद रखने का है log 2, 3, 4, 5 तक का। तो 0.3, 0.4 नहीं, 0.5, 0.6, 0.7। अब याद हो गया, एग्जाम के लिए अपना हो गया। हाँ, log 10/10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, 10 में ये शून्य गिन लो बस, कुछ नहीं टेंशन है। ठीक है, log 1000 की वैल्यू 3, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये वैल्यूज है। 6 का भी दे दिया हमने 8, है ना, बढ़ेगा एक एक करके सर। आर्हेनियस समीकरण, ये है आपका स्पेशल। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण आपको क्या करना है? डेराइव करना है। मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप उसको नोट करिएगा जैसे कल किए थे। ठीक है, आर्हेनियस ने एक लाइन कहा था, वो ध्यान रखें। आर्हेनियस के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के E की पावर, यहां पर मैं इसको ठीक से लिख दूं आपके लिए,
के मैं यहाँ पर इसको नीचे ही लिख दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये सही तरह से नहीं लिखा है, ये इसके पावर पर आएगा, ठीक है। कौन सा वाला? ये ई है, इस पर पावर है, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि के की जो वैल्यू है समानुपाती होता है किसके? ई की पावर ई ए बाई आर टी, उसी पर पावर है। तो हमारा मिलेगा k इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, इसको आर्हीनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको कोलिजन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा और e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जब भी पावर को आपको क्या करना हो, जब भी पावर की वैल्यू पता लगाना हो तो हमेशा लॉग लेते हैं, याद रखना। तो अगर हम लॉग लें तो क्या होगा? लॉग लेने पर, हम ई बेस पर ले रहे हैं ना, लेने पर, तो लॉग ई बेस के इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस ए। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। लॉग ई बेस ई की पावर, ये ई रहेगा, ई ए बाई आर टी। अब ये तो जानते हो ना क्या? लॉग एक्स की पावर वाई है तो वाई लॉग एक्स होता है, यस। तो इस आधार पे हमारे पास हो जाएगा कितना? देखें, लॉग ई बेस के इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस ए माइनस ई ए बाई आर टी, करेक्ट। और क्या मिला? लॉग ई बेस ई। हमेशा याद रखिए, बेस और वैल्यू जब इक्वल हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। अभी देखे थे, आपको याद होगा 10 बेस, यस। तो यही बात यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हम ये भी तो जानते हैं, ये भी कर लेते हैं, चलिए ये भी कर लेते हैं। लॉग ई बेस एक्स का वैल्यू होगा 2.303 लॉग 10 बेस, है ना, 10 बेस एक्स, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2.303 लॉग 10 बेस के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 बेस कितना होगा? ए माइनस इसका 1 हो गया तो क्या मिला? माइनस ई ए बाई आर टी मिला। यहीं पर एक चीज़ और देखने को मिला, दोनों साइड में ये मिल रहा है 2.303, भाग दे देते हैं 2.303 से, ठीक है। 2.303 से भाग देने पर तो कट जाएगा। एक्चुअली हम उसको हटा रहे हैं वहाँ से, दो बार लिखने से अच्छा है। तो कितना मिल गया? लॉग 10 बेस के बचा बटा ये, यानी कि कट गया, ठीक। इधर भी कट गया तो क्या मिला? लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। तो आर्हेनियस इक्वेशन ये है जो कि सरलतम रूप में हमारे पास आ गया, जिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात और याद रखना, मैं इसको सरल रेखा समीकरण से तुलना करूंगा, और सरल रेखा समीकरण कहां पे आएगा इसको जरा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इससे तुलना करने के लिए, y इज इक्वल्स टू सी प्लस mx लिख सकते हैं। yes, तो यहां पर आप तुलना करके देखिएगा ये कौन सा सरल रेखा से रिलेट करेगा जब हम ग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, x एक्सिस y एक्सिस, इस x एक्सिस y एक्सिस में आप ये देखोगे पॉजिटिव अगर चेंज हो रहा है, ये बढ़ने से ये बढ़ रहा है, समानुपातिक। नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये ढाल ऐसा बनेगा। तो दो तरह से होगा, इधर ग्राफ या इधर ग्राफ। यहां पर ग्राफ कैसा जाएगा जरा देखें।
अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ, ये y और ये x, y और x के बीच में, ठीक है, y क्या है x क्या है इसको चेक करते हैं तो हमारा ढाल वगैरह पता चल जाएगा। क्या हुआ, मैं तुलना करता हूँ, सरल रेखा समीकरण को समीकरण 1 से तुलना करता हूं तो मुझे क्या क्या नजर आएगा। y, बिल्कुल देखिए ये y है बेटा, ये c है, m और ये tx। ओके, तो क्या क्या मिला जरा देखो तो, y है log 10 बेस k, c है log 10 बेस a, ओके, और हमारा m जो है वो है माइनस EA बाई 2.303 r और x जो है 1/t। ठीक, ग्राफ को ले आओ यहाँ पे, इस जगह पर क्या मिला, log 10 बेस के, हम अंतर लेके आएंगे 1/t के साथ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना ना बेटा, इसके साथ तो देखो क्या मिल रहा है आपको पास, k की वैल्यू माइनस और 1/t, यस, तो 1/t के साथ अगर आप तुलना करोगे तो 1/t का मतलब है टेम्परेचर कम होने पर, 1/t का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम होने पर। तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो k की वैल्यू कम होगी, यस, तो यहां वही बात, और चूंकि इसके साथ ये वाला जो ढाल है वो कैसा, निगेटिव पे है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम होगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। बोलो, ठीक है। अब यहां पर जो ये ढाल मिला इसको कहेंगे स्लोप कहेंगे या ढाल कहेंगे, स्लोप जिसको हम ई से भी दर्शाते हैं कई लोग, और यहां पर वो एम के थ्रू दर्शाया जा रहा है, देख ले है ना। तो ये वैल्यू जो होगी माइनस EA बाई 2.303, मतलब इस समीकरण में, हाँ 303 R। अब यहां पर क्या पता चलता है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं और इसकी वैल्यू मुझे पता चलता है, और उसके साथ में अगर ग्राफ बनाता हूं और ये ढाल अगर मुझे पता चल जाता है कितना है, यानी स्लोप पता चल जाता है, तो R की वैल्यू ही रखना है, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक, क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, इस फिगर के सहायता से मैं कर सकता हूं। तो मैं यहां 2 लाइनें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उपरोक्त ग्राफ से ढाल यानी कि स्लोप ज्ञात करके EA की गणना की जा सकती है। ठीक है, ये पता चल गया। बस R का तो वैल्यू पता ही है क्या होता है, जूल में क्या होता है, 8.314। यस, ठीक है, वो रख देना, वो तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए कोई परेशानी नहीं है। यार मेरे को गर्मी लग रही है। चलो हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर हमारा 1, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अभिक्रिया ताप को T1 से, अभिक्रिया ताप नहीं लिखा क्या मैंने, अभिक्रिया ताप यानी टेम्परेचर को T1 से T2 करने पर दर स्थिरांक K1 से K2 हो जाता है। अतः समीकरण क्या होगा, समीकरण 1 से क्या हुआ, log
10 बेस के, आपको याद है, तो K1 होगा T1 के लिए। क्या होगा, log 10 बेस A माइनस EA बाई 2.303 R T1। यस, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिए एक बात और, जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उनको लिख सकते हो आप लोग। यहाँ K क्या चीज़ है, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और क्या था, A। इसको आर्हेनियस स्थिरांक भी कह देते हैं, सीधा काम खत्म करने के लिए, ठीक है। इसको कोलिजन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, या संघट्ट स्थिरांक भी कहते हैं, कोलिजन कांस्टेंट भी कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम है। तो मैं सीधे आर्हेनियस स्थिरांक लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपने बुक से जो लिखा वो लिख लेना, मैं आपका बुक मुझे याद नहीं क्या लिखा है, ठीक है ना। तो आप एक बार देख के लिख लीजिएगा। फिर क्या आता है यहाँ पे, EA सक्रियण ऊर्जा, और क्या मिलेगा, T परम ताप। केल्विन में ताप को परम ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। और क्या हो गया, E स्लोप, यहाँ पर जो E लिखा है वो स्लोप को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी ढाल को दर्शा रहा है। और क्या है, हो तो गया क्या, R तो पता ही आपको क्या होता है, R जो है गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट। ये चलिए आगे बढ़ते हैं क्या। ये K1 या T1 के लिए हुआ, और log 10 K2 इज इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA बाई 2.303 R T2, इक्वेशन नंबर 3। ये सब डेरिवेशन पूछे जाते हैं जरूरत के टाइम पे, थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछते हैं, लेकिन कभी अगर पूछ देते हैं तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि सारे बच्चों को पछाड़ के आप आगे निकल लेते हो। अक्सर बच्चे डेरिवेशंस को ध्यान नहीं देते हैं, और इससे उसकी अच्छा डेरिवेशन जब समझते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो जब अलग अलग पार्ट्स आता है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हुए आपको आगे बढ़ता है, इसीलिए डेरिवेशंस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात देखिए, समीकरण 3 माइनस 2 कर दें तो क्या हुआ, जरा देखें, log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 होगा। बोलो, अब एक बात बताओ, इतने में इतना माइनस करो, इतने में इतना माइनस करो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, खत्म करो हानि। हाँ, तो अपने पास क्या बचा, जरा देखें, ये माइनस ये हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। सोचो, ये माइनस ये, इक्वेशन नंबर 3 माइनस ये, तो ये इसके सामने जो है ये नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव को पहले लिख लेता हूँ, चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव को पहले क्योंकि ये नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो क्या मिलेगा देखो, तो EA बाई 2.303 R मिला T1, यस। फिर माइनस EA बाई 2.303 R T2, करेक्ट। कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर वो एक कंडीशन नजर आ रही है, क्या, log 10 बेस K2 बाई K1 दिख रहा है। और यहाँ पर मिला आपको EA बाई 2.303 R, और मिला 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं, log 10 बेस K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू, क्या मिला है, EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2, करेक्ट। ये हुआ आरएनए समीकरण, और इस समीकरण का यूज होने वाला है आगे जाके पढ़ाई में, यानी न्यूमेरिकल्स में। मैं सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा वो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जिसके बेस पर लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। फिर उसके बाद अपने पुस्तक में जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको आप सॉल्व करिए। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको कराने वाला हूँ। चलो, ये हो गया अपना काम खत्म। अब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक।
अच्छा ये तो लिखना है ना, आप इसे नोट करिए जल्दी, अब तक मैं भी थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया? 9 की 10? अरे वाह, आज थोड़ी अच्छी चला, स्पीड चला क्लास। चलो ये कर लो, थोड़ा दिमाग लगाते हुए करियो, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे? हाँ, इसके बाद जो होगा वो आपकी पढ़ने लायक है, और कुछ नहीं है। चैप्टर खत्म। क्यों, मजा आया? हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले। सॉरी, कहाँ से था ये? इतना याद रखोगे अपने आप हो जाता है पूरा, समझ में? ये बस याद रखना, ठीक है, के समानुपाती e की पावर माइनस EA/RT, ठीक है, बस इतना ही याद रखना, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा आसान लगता है मुझे ये वाला चैप्टर, समझे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़्यादा टफ लगेगा इसके न्यूमेरिकल्स। पहले 5 फिजिकल चैप्टर पढ़ते थे ना, अब कितना हो गया? 3। तो 2 बड़े चैप्टर निकल गए, 3 बड़े चैप्टर निकल, कितना है? 2। हाँ, 2 बड़े चैप्टर निकल गए, पहला और सॉलिड और नहीं, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री निकल गया। यहाँ पर ये वाला बेटा, लॉग आपने के का लिया, लॉग के लिख दिए, लॉग ए के लिए आपने लिया, तो इस जगह पर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या मिला आपको? लॉग वैल्यू जो होती है ना, वो एक्चुअली दोनों का क्या होता है? योगफल होता है, सम होता है। तो इसलिए इसको क्या करा जाता है, जब मल्टीप्लिकेशन की योग हो जाता है और अगर यहाँ डिवाइड होता माइनस हो जाता, ठीक है, इसलिए ऐसा है।